हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एनसीईआरटी बुक के साइंस का 5वां चैप्टर करने वाले हैं, जो हमारे बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। उस चैप्टर का नाम है सेल। तो हम सेल के टॉपिक्स को डिस्कस करने से पहले एक टॉपिक का माइंड मैप देखेंगे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने हैं। तो इसमें पहला टॉपिक आएगा सेल, कि सेल क्या है। तो इसमें सेल के दो टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा टाइप होता है यूकैरियोटिक सेल। तो इसमें हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक के केवल एक टाइप होता है, जिसको हम यूनिसेलुलर कहते हैं। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल जो रखता है उसे हम यूनिसेलुलर कहते हैं। और यूनिसेलुलर में किंगडम मोमेरा आता है। इसी तरह यूकैरियोटिक पे आते हैं। तो यूकैरियोटिक के दो टाइप हैं, जिसमें यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ये दोनों आते हैं। तो यूनिसेलुलर सिंगल सेल को कहते हैं और मल्टी सेलुलर जो एक सेल से अधिक सेल लगता है उसे मल्टी सेलुलर कहते हैं। तो यूनिसेलुलर में आता है हमारा किंगडम प्रोटिस्टा। और इसी तरह मल्टी सेलुलर में के दो टाइप हैं, जिसके पास विथ सेल वाल और जिसके पास विदाउट सेल वाल। मतलब हम यहाँ सीधे तरीके से जान सकते हैं, विथ सेल वाल मतलब प्लांट सेल हो गया और विदाउट सेल वाल किंगडम सेल हो, माफ़ कीजिएगा, एनिमल सेल हो गया। तो इसमें विथ सेल वाल में आता है किंगडम प्लांटेई और किंगडम फंगाई, और विदाउट सेल वाल में आता है किंगडम एनिमिला। यहाँ पे माइंड मैप को बना लीजिएगा, जिससे आपको इसके टॉपिक जो होते हैं वो याद रहेंगे और इसके टॉपिक भूलेंगे नहीं। तो हम पहले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो है व्हाट इज़ द लिविंग बीइंग मेड अप ऑफ। मतलब लिविंग बीइंग किससे बने होते हैं। तो इसमें दे रहा है द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड सेल्स। जो हम लोग की बॉडी है वो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक यूनिट से बनी हुई है, जिसे हम सेल कहते हैं। और इसमें अगला पॉइंट दे रहा है द सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे दे रहा है कि जो सेल है वो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट हैं। तो यहाँ पे दे रहा है कि ये जो सेल है वो 1605 में रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजा गया, और रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को खोजा था। यहाँ पे लिख लीजिएगा डेड सेल। हम इसके आगे आपको लिविंग सेल किसने खोजा, ये न्यूक्लियस किसने खोजा, इसका एक टेबल भी देंगे। तो अभी अगले टॉपिक पे देखते हैं कि अगला टॉपिक क्या है। तो अगले टॉपिक में दे रहा है कि ये जो U है वो माइक्रोमीटर को दर्शाता है। तो 1 U माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻6 मीटर। तो सोचिए एक माइक्रोमीटर में इतना छोटा मीटर होगा। तो यहाँ पे एक आ रहा है कि अमूमन सेल इसी शेप में पाया जाता है, 1 माइक्रोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर। तो यहाँ पे सेल का एक डायग्राम दिया है कि सेल अगर सेल से कंबाइन होगा तो क्या बनेगा। तो यहाँ देखते हैं कि सेल अगर सेल से कंबाइन हो तो हमें टिश्यू देगा, और वहीं अगर टिश्यू से कंबाइन हो तो ऑर्गन देगा, और ऑर्गन से कंबाइन हो तो ऑर्गन सिस्टम देगा। और ये जो ऑर्गन सिस्टम जिसमें होगा उसे लिविंग बीइंग या ऑर्गेनिजम्स कहेंगे। तो यहाँ पे ये पता चलता है कि हमें किस तरह हमारे अंदर जो है ऑर्गन सिस्टम आता है। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। इसमें अगला टॉपिक क्या दिया है। अगला टॉपिक अब इसमें आता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे इसके फंक्शंस भी दिए हुए हैं और इसमें कंपैरिजन भी किया हुआ है। तो इसका कंपैरिजन हम पहले देखते हैं। तो यहाँ पे दिया है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल सेल। मतलब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास एक सिंगल सेल होता है केवल। अब वहीं पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। यहीं पे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें बहुत अधिक जो सेल के नंबर होते हैं वो उसमें पाए जाते हैं। अब यूनिसेलुलर में आता है। तो यूनिसेलुलर में दूसरा पॉइंट दे रहा है ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर परफॉर्म बाय अ सिंगल सेल। तो जो ये ऑल एक्टिविटीज़ है वो केवल एक सेल के द्वारा परफॉर्म की जाती है, क्योंकि उसके पास केवल एक सेल है। और वहीं पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म द सिंगल सेल परफॉर्म वन और फ्यू एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनिज्म।
वहीं पे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है उसमें एक सेल या तो एक एक्टिविटी परफॉर्म करेगा या एक से 2 या 3 एक्टिविटी परफॉर्म करेगा अधिक से अधिक। यहाँ पे यूनिसेलुलर में अगला पॉइंट दे रहा है, देयर इज़ नो डिवीजन ऑफ लेबर एज द सिंगल सेल परफॉर्म ऑल लाइफ एक्टिविटीज़। मतलब इसमें दे रहा है देयर इज़ नो डिवीजन ऑफ लेबर्स। तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर्स का एक अलग टॉपिक है जिसको हम आगे वीडियो में बताएंगे, तो आप इस वीडियो को देखें। तो यहाँ दे रहा है जो डिवीजन ऑफ लेबर है इसमें नहीं हो पाता है क्योंकि ये केवल सिंगल सेल रखता है अपने पास। अब वहीं पे मल्टी सेलुलर में सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन ऑफ द बॉडी सो दैट देयर इज़ अ डिवीजन ऑफ लेबर विद इन सेल। मतलब जो सेल होता है वो बॉडी पर जो मल्टी ऑर्गेनिजम्स का सेल होता है वो केवल एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए उसको इस तरह से बनाया जाता है केवल वही फंक्शन परफॉर्म कर पाए, इसीलिए इसमें डिवीजन ऑफ लेबर होता है। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में अगला टॉपिक दे रहा है, रिप्रोडक्शन कंज्यूम्स अ सिंगल सेल। मतलब जो रिप्रोडक्शन होता है इसमें ये भी सिंगल सेल द्वारा ही कंज्यूम्स किया जाता है। और यहाँ पे मल्टी सेलुलर में दे रहा है, ओनली सम सेल्स ऑफ द बॉडी कॉल्ड जर्म सेल्स टेक पार्ट इन द रिप्रोडक्शन, अदर सेल्स लाइक सोमैटिक डिड नॉट पार्टिसिपेट। तो इसमें दे रहा है जो सम सेल्स ऑफ द बॉडी कॉल्ड जर्म सेल्स, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके कुछ ही सेल्स जर्म सेल्स कहलाते हैं जो रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं, और जो रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेते हैं उसे हम सोमैटिक सेल्स कह सकते हैं। अब यूनिसेलुलर में आखिरी पॉइंट दे रहा है, द लाइफ स्पैन ऑफ इंडिविजुअल इज शॉर्ट। मतलब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसका जो लाइफ टाइम होता है वो कम होता है। ये किस कारण होता है? ये इसमें इस कारण होता है कि डिवीजन ऑफ लेबर अधिक नहीं होता है। तो चलिए यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर को मैं बता देता हूँ क्योंकि यहाँ डिवीजन ऑफ लेबर की ज़्यादा बात हुई है। तो डिवीजन ऑफ लेबर, मान लीजिए कि यहाँ पे एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति यहाँ पे है, वो मान लीजिए कि हर काम को, मान लीजिए उसके पास 4 काम है, वो चारों काम को एक साथ कर रहा है, ये अपने ही खुद कर रहा है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा खर्च होगी। और वहीं पे अगर दूसरा व्यक्ति है उसके पास अलग अलग 4 काम परफॉर्म करने के लिए अलग अलग 4 व्यक्ति हैं, जिसकी वजह से उस पर लोड कम पड़ेगा और वो ज़्यादा दिनों तक परफॉर्म लाइफ स्पैन अपना जी पाएगा। इसीलिए जो सिंगल सेल होता है वो कम दिनों तक जीता है और जो मल्टी सेलुलर होता है वो ज़्यादा दिनों तक जीता है। अब यहाँ इस वीडियो में या अगले वीडियो में जो डिवीजन ऑफ लेबर है उस पर हम स्टेटमेंट डेफिनेशन सब लेकर आएंगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो अगला टॉपिक यहाँ पे दिखाया है कि रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर में कैसे होता है। तो ये एक अमीबा का फिगर है और इसमें दिखा रहा है कि कैसे इसमें रिप्रोडक्शन होता है। तो ये जो एक पूरा अमीबा है इसे हम पेरेंट सेल कह सकते हैं, और यहाँ पे डिवीजन होने से पहले इसमें 2 न्यूक्लियस बनेंगे। सबसे पहले 2 न्यूक्लियस बनते हैं, उसके बाद इसमें जो है बॉडी इसकी अलग अलग होती है, और जब इसमें 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे उसके बाद इसकी जो बॉडी होगी वो अलग अलग हो जाएगी। तो इन दोनों बॉडी को हम डॉटर सेल कहेंगे, और इसे जो पहले रहेगा एक अमीबा रहेगा उसे हम पेरेंट सेल, और जब वो डिवाइड होकर 2 अमीबा बन जाएगा उसे हम डॉटर सेल्स कहेंगे। यहाँ पे ये यूनिसेलुलर में इस प्रकार से होता है। और यहाँ पे डॉटर सेल में एक स्टेटमेंट है कि जब डॉटर सेल बन जाते हैं तो पेरेंट सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, क्योंकि जब पेरेंट सेल डिस्ट्रॉय होगा तभी डॉटर सेल बनेंगे। तो इसी से संबंधित यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है, जर्म सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन। ये अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो जर्म सेल होता है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में रिस्पॉन्सिबल होता है रिप्रोडक्शन के लिए। वहीं स्टोमैटिक सेल आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन, और वहीं पे जो सोमैटिक सेल होता है वो रिप्रोडक्शन के लिए जो पॉसिबल होता है वो नहीं होता है। अब अगले टॉपिक में बढ़ते हैं, डिस्कवरी ऑफ सेल। तो यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ सेल देखते हैं कि डिस्कवरी ऑफ सेल कैसे हुई। तो इसमें पहला पॉइंट आता है, रॉबर्ट हुक सॉ दैट द कर्क रीअसेंबल द स्ट्रक्चर ऑफ हनी कॉम्ब
consisting of many little compartments. Cork is a substance which is obtained from the bark of tree. तो यहाँ पे दे रहा है रॉबर्ट हुक saw that the cork resemble the structures of honeycomb consisting of many little compartment. तो जब रॉबर्ट हुक ने आप ये प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने डेड सेल्स खोजा था। कॉर्क के अंदर जो पेड़ की छाल होती है उसके अंदर डेड सेल खोजा था। तो जब रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप के द्वारा उस कॉर्क सेल को देखा तो उन्हें एक जो छत्ता होता है मधुमक्खी का उसी तरह उसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिखे जिन्होंने उन्हें सेल जो रॉबर्ट हुक ने उन्हें सेल कहा। तो इसमें आगे दे रहा है कॉर्क इज अ सब्सटेंस विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री। जो कॉर्क है वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो ट्री के छाल से पाया जाता है। अब यहाँ अगला स्टेटमेंट दे रहा है रॉबर्ट हुक डिस्कवर वाज इम्पॉर्टेंट। जो रॉबर्ट हुक की डिस्कवरी है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इट indicate for the first time that living organisms consist of a number of smaller structure or unit। क्योंकि उन्होंने ये पहली बार दर्शाया था कि जो जिंदा मनुष्य है उनके पास भी छोटे छोटे सबसे छोटे कण जो हैं वो पाए जाते हैं जो स्ट्रक्चर और यूनिट हैं जो सबसे छोटे यूनिट हैं। अब यहाँ आगे ये चार्ट दिया है कि कब किस समय कौन सी डिस्कवरी हुई। तो चलिए इस चार्ट को भी हम एक बार देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है 1615 तो माफ़ कीजिएगा 1665। तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क स्लाइस डेड सेल खोजा था। मतलब जो डेड सेल थे कॉर्क में उसे खोजा था। अब अगला टॉपिक आता है 1674। इसमें ल्यूवर हुक ने फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर खोजा था। अब अगला आता है 1800 पे फ्री लिविंग पॉन्ड वाटर से हमें ये मतलब है कि जो पॉन्ड यानी कि तालाब का जो वाटर है वो फ्री लिविंग सेल्स यानी कि जो किसी ऑर्गेनिज्म में ना हो फ्री हो बिना किसी ऑर्गेनिज्म में फ्री सेल्स 1674 में ल्यूवर हुक ने खोजा था। अब अगला इसमें आता है 1831। तो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस सेल में डिस्कवर किया था कि सेल में न्यूक्लियस भी होता है। और 1839 में पुंक्रीज ने टर्म प्रोटोप्लास्ट दिया था कि प्रोटोप्लास्ट भी सेल में होता है। और 1838 और 1839 में सेल्डिन और सिचुआन नामक दो आदमियों ने सेल थ्योरी पहली बार दी थी, जिसमें सेल्डिन ने प्लांट सेल का थ्योरी दी थी और सिचुआन ने एनिमल सेल का थ्योरी दी थी। और वहीं पे 1855 में वर्चाऊ ने मॉडिफाइड सेल थ्योरी दी थी। मतलब उसमें कुछ मॉडिफाइड करके उस सेल थ्योरी को हमें दिया था। अब इसमें अगला टॉपिक आता है सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी का पहला स्टेटमेंट ही हमें ये कहता है द सेल थ्योरी कंप्रोमाइज ऑफ फॉलोइंग पोस्टुलेट। मतलब सेल थ्योरी में निम्नलिखित स्टेटमेंट हैं। तो पहला स्टेटमेंट हमें ये बताता है ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल्स प्रोडक्ट्स। जो भी ऑर्गेनिजम्स इस दुनिया में हैं वो या तो सेल से बने हैं या सेल के कंपोज्ड होने पे उसके प्रोडक्ट से बने हैं। अब दूसरा टॉपिक इसमें आता है ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक प्लेस इन सेल्स। जो भी हमारे शरीर में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं वो सेल में होते हैं। थस सेल्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसी कारण हम सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यानी कि सेल स्ट्रक्चर भी हमारे बॉडी को प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हम इसे स्ट्रक्चर और फंक्शन भी करता है, इसीलिए फंक्शनल यूनिट कहते हैं। अब यहाँ पे आता है मॉडिफाइड स्टेटमेंट। इसी स्टेटमेंट को वर्चाऊ ने मॉडिफाइड किया था। तो इस स्टेटमेंट को आप इम्पॉर्टेंट या मॉडिफाइड नोट कर लें।
तो इस स्टेटमेंट में दिया है ऑल सेल्स रेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ओनली। सभी प्रकार के जो सेल्स होते हैं वो पहले से जो सेल्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं उसी से डिवाइड होते हैं और नया सेल बनते हैं। नो सेल कैन ओरिजिनेट स्पॉन्टेनियसली बट कम्स इनटू बीइंग ओनली बाय डिवीजन ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल्स। कि कोई भी सेल अलग जगह से पैदा नहीं होता है, जो सेल पहले से एग्जिस्ट कर रहे होते हैं उन्हीं सेल के जो डिवीजन होके उसी में से नया सेल बनता है। और इसका आखिरी स्टेटमेंट ये कह रहा है कि एवरी ऑर्गेनिजम्स स्टार्ट्स इट्स लाइफ अ सिंगल सेल बट वायरसेस आर एक्सेप्शंस सेल थ्योरी। सब जो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि हम लोग भी हैं, तो हम लोग का भी जब स्पर्म और एग का फ्यूजन हुआ होगा तब एक सेल बना होगा, उसके बाद हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट हुए होंगे। इसी को कह सकते हैं कि सभी जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सिंगल सेल से अपना लाइफ स्पैन स्टार्ट करते हैं, लेकिन वायरसेस के पास कोई सेल ही नहीं होता है, इसीलिए इसे एक्सेप्शंस कहा जाता है ऑफ सेल थ्योरी, एक्सेप्शंस ऑफ सेल थ्योरी। अब इसमें अगला टॉपिक आता है प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक सेल्स। तो प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक सेल्स में पहला स्टेटमेंट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ कैन बी डिवाइड और क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टू टाइप्स। तो इसमें पहला टाइप्स दे रहा है नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि इस पृथ्वी पे जितने भी प्रकार के जीव हैं वो केवल दो टाइप में हम उसे क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है नॉन सेलुलर, अगला आएगा सेलुलर। तो अभी हम नॉन सेलुलर के बारे में देखते हैं। तो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स दैट डू नॉट कंटेन एनी सेल इन देयर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि नॉन सेलुलर से ही हम पता चल रहा है, नाम से ही हमें पता चल रहा है कि उसके पास कोई सेल नहीं होंगे, वो अपने बॉडी में कोई सेल नहीं रखेगा। एग्जाम्पल है वायरस का, वायरस के पास कोई सेल नहीं होते हैं। वायरसेस लाइक एनी मेम्ब्रेन एंड हेंस डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ अंटिल दे इंटर अ लिविंग बॉडी, मतलब कि वायरसेस में मेम्ब्रेन का लैक होता है जिसकी वजह से वो फ्री लिविंग में अपना कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं कर सकता है कि वो लिविंग बीइंग है जब तक कि वो लिविंग बॉडी में ना जाए। अब अगले स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें अगला स्टेटमेंट में ये दे रहा है कि या तो वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जाएगा या फिर यूकैरियोटिक सेल्स में जाएगा, इन्हीं दोनों सेल्स में से किसी एक में जाएगा। तो स्टेटमेंट में आगे कह रहा है टू यूज इट्स सेल मशीनरी टू रिप्रोड्यूस, जिस सेल्स में भी जाए वो उस सेल को इस तरह यूज करेगा कि वो उसे रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करे। जैसे हम लोगों में आएगा तो हम लोगों के सेल्स में राइबोसोम होता है, वही राइबोसोम इसको रिप्रोड्यूस करने में मदद करेगा। हम राइबोसोम को इस तरीके से देख सकते हैं कि वो जो है एक प्रकार का कॉपी मशीन है, जो भी हम उसको दे देंगे वो उसकी धड़ाधड़ कॉपी बना देगा, जितनी भी चाहिए उतनी बना देगा। अब इसमें अगला स्टेटमेंट दे रहा है सेलुलर ऑर्गेनिजम्स दैट कंटेन आइदर वन और मेनी सेल्स इन देयर बॉडीज, जो सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक या एक से अधिक सेल्स जो है अपने बॉडी में कंटेन करते हैं। एग्जाम्पल जैसे बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल्स, ये सब एक या एक से अधिक सेल्स कंटेन करते हैं। अब इसमें अगला टॉपिक आता है प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में पहला स्टेटमेंट है दीज ऑर्गेनिजम्स हैव प्रिमिटिव एंड इनकम्प्लीट सेल्स। यहाँ पे प्रिमिटिव का मतलब है ये एडवांस्ड नहीं है, मतलब ये अधिक सक्षमता से काम नहीं कर सकते हैं। और यहीं पे इनकम्प्लीट मतलब ये पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म के लायक हो सकते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव ऑल थ्री बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ अ टिपिकल सेल बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑफ अराउंड देयर जेनेटिक सब्सटेंस, मतलब जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो सभी प्रकार के बेसिक स्ट्रक्चर को अपने पास रखता है। थ्री जो बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं इसको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उसके पास जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उसका लैक होता है, जिस अराउंड देयर जेनेटिक मटेरियल, मतलब कि जो उसका न्यूक्लियर
जेनेटिक मटेरियल है जिसे हम DNA कह सकते हैं, उसका लैक होता है। और इसमें अगला स्टेटमेंट है द यूनिफाइड न्यूक्लियर रीजन इन साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड न्यूक्लियाइड। और ये जो यूनिफाइड न्यूक्लियर रीजन मतलब जहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है वो साइटोप्लाज्म में जो होता है उसे हम न्यूक्लियाइड कहते हैं। वो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है। देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ पे कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। अब इसमें अगला स्टेटमेंट में दे रहा है अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स सच एज माइक्रोकॉन्डिया आर आल्सो एब्सेंट। जैसे कि माइक्रोकॉन्डिया के पास भी मेम्ब्रेन होता है जिससे वो बाउंड होता है, वो भी इसमें एब्सेंट होता है। राइबोसोम आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, लेकिन राइबोसोम इसमें प्रेजेंट होता है क्योंकि उसे कुछ मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं होती है। द प्रोकैरियोटिक इंक्लूड्स आर्के बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, या इसे ब्लू ग्रीन एल्गी कह सकते हैं। इस प्रकार के बैक्टीरिया को ये इंक्लूड करता है अपने, मतलब इसे हम प्रोकैरियोटिक कह सकते हैं। अभी इन तीनों बैक्टीरिया के बारे में जानने की उतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन बस ये जान लीजिए कि इन तीनों बैक्टीरिया को हम प्रोकैरियोटिक में रख सकते हैं। अब इसमें अगला टॉपिक आता है यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक में पहला स्टेटमेंट है दीज हैव एडवांस्ड एंड कंप्लीट सेल्स। ये एडवांस होते हैं, मतलब ये अधिक जटिल यानी कि डिफ़िकल्ट काम को भी करने में सक्षम होते हैं। ये अधिक डिफ़िकल्ट काम को भी करने में कैपेबल होते हैं और कंप्लीट होते हैं। इसमें किसी भी ऑर्गेनेल का लैक नहीं होता है। These cells contain membrane nuclei and other cellular organelles and are called eukaryotic cells। ये सेल्स मेम्ब्रेन भी रखते हैं, न्यूक्लियाई भी रखते हैं और अदर ऑर्गेनेल्स भी रखते हैं जिसे हम यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। इसमें अगला स्टेटमेंट में दे रहा है सच सेल्स आर फाउंड इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड कंटेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, DNA, साइटोप्लाज्म विथ राइबोसोम एंड सेलुलर ऑर्गेनेल्स सच एज माइक्रोकॉन्ड्रिया। मतलब ये अलग अलग प्रकार के प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, DNA, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइक्रोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, ये सभी प्रकार के ऑर्गेनेल्स को रखता है और ये केवल मल्टी सेलुलर में होता है और यूनिसेलुलर में भी हो सकता है। अब यहाँ पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में कंपैरिजन किया है, तो चलिए देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स का जनरली साइज जो होता है 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर होता है और यूकैरियोटिक सेल्स का 5 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर होता है। जनरली प्रोकैरियोटिक सेल्स छोटे होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स बड़े होते हैं। इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में सिंगल क्रोमोसोम होता है जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में मोर देन 1 क्रोमोसोम होता है। इस क्रोमोसोम के टॉपिक को हम आगे पढ़ेंगे। न्यूक्लियस इज एब्सेंट, इस न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होता है और न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट। माफ़ कीजिएगा, यहाँ न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस इसमें एब्सेंट और उसमें प्रेजेंट। यहाँ कंपैरिजन करने में हम ये देख सकते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट है अधिकतर में, जो प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट है वो इसमें प्रेजेंट नहीं है और जो यूकैरियोटिक में प्रेजेंट है वो प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट नहीं है। अब इसमें अगला दे रहा है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स सच एज माइक्रोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिसाइडी, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम etc आर प्रेजेंट। सेल डिवीजन टेक प्लेस बाय फ्यूजन एंड बडिंग। नौ माइटोसिस एंड मियोसिस, ये दो प्रकार के डिवीजन होते हैं जी, जो इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है, इसलिए अभी यहाँ पे उसको डिस्कस करना अच्छा नहीं होगा। इसीलिए बस जानिए कि दो प्रकार के डिवीजन होते हैं, लेकिन ये माइटोसिस और मियोसिस दोनों से नहीं करता है, ये बडिंग से करता है। यानी कि एक सेल फिर यहाँ से बड निकला, यहाँ ये दूसरा सेल बन गया, फिर यहाँ से बड निकले दूसरा सेल बन गया, इसी तरह से ये अपना डिवीजन करता है। यहीं पे यूकैरियोटिक सेल डिवीजन अकर्स बाय द माइटोसिस और मियोसिस सेल्स डिवीजन, ये माइटोसिस और मियोसिस से करता है। अब यहाँ स्ट्रक्चर ऑफ सेल देखते हैं, तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स में मुख्य रूप से 3 स्ट्रक्चर हमको पढ़ने हैं।
जिसमें पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, दूसरा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो हम इसे घर से कंपेयर कर सकते हैं, जैसे वॉल को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकते हैं और साइटोप्लाज्म को हम फ्लोर कह सकते हैं और न्यूक्लियस की इसका बेस कह सकते हैं, जिससे ये सब कंट्रोल होता है। तो अब जानकारी में हम ले लेते हैं कि इन मेल सबसे लार्जेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है। तो स्पर्म जो एक जर्म सेल है, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि ये एक जर्म सेल है, ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। और नर्व सेल ये एक सोमैटिक सेल है, सोमैटिक सेल है, ये सबसे लार्जेस्ट सेल है। यहाँ भी इसे नोट कर लीजिएगा कि ये सबसे लार्जेस्ट सेल है। और इन फीमेल आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे सी को यहाँ लगा लीजिएगा। आरबीसी जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होते हैं फीमेल में, इसे हम रेड ब्लड सेल कहते हैं। और नर्व सेल इसमें भी सबसे बिगेस्ट होता है। अब अगला टॉपिक आता है डिवीजन ऑफ लेबर। तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर को हम स्टेटमेंट के जरिए ठीक से समझते हैं। तो इसमें पहला स्टेटमेंट दिया है, एन ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बीइंग कैन हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड, एग्जाम्पल स्पर्म, लाइक्टोसेट जिसे WBC वाइट ब्लड सेल्स कह सकते हैं, ऑक्टेसेट बोन सेल्स इसे कह सकते हैं, मसल सेल्स, नर्व सेल, फैट सेल ETC। तो यहाँ पे दे रहा है लाइक ह्यूमन बीइंग जैसे डिफरेंट सेल्स रखे होते हैं और इसमें अलग अलग काम इसमें डिवाइड होता है। जैसे बोन होता है, बोन सेल है तो वो हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, स्ट्रक्चर देगा। और इसी तरह वाइट ब्लड सेल्स है तो वो बाहर के वायरसेस या बैक्टीरिया से हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा। और यहीं मसल सेल है तो हमें ताकत देगा किसी काम को करने के लिए। और यहीं पे नर्व सेल है तो ये जो है सेंसेशन हमें करवाएगा कि क्या चीज़ गर्म है, क्या चीज़ ठंडा है, क्या कठोर है, क्या मुलायम है, ये सब सेंसेशन करवाएगा। इसी तरीके से अलग अलग सेल का अलग अलग काम है, इसी हम डिवीजन ऑफ लेबर कह सकते हैं। ये हमेशा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ही होगा, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एक ही सेल होगा तो वहाँ से कहाँ डिवीजन ऑफ लेबर होगा। लाइक द ह्यूमन बॉडी द सेल इज इटसेल्फ हैज गॉट डिवीजन ऑफ labors. In fact, each cell has got certain specific compound with it known as cell organelles. तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट एक देख सकते हैं कि सेल हैव गॉट सर्टेन स्पेसिफिक कंपाउंड फॉर डूइंग अ सर्टेन स्पेसिफिक वर्क। ये डिवीजन ऑफ लेबर्स में पूछे कि सेल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर्स बताइए तो इसे हम लिख सकते हैं। अब अगला टॉपिक आता है सेल शेप। तो सेल शेप में पहला स्टेटमेंट दे रहा है, द बेसिक शेप ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज स्फेरिकल। जो यूकैरियोटिक सेल का बेसिक शेप होता है वो स्फेरिकल होता है, बट द शेप ऑफ सेल इज अल्टीमेटली डिटरमाइंड बाय द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ सेल। लेकिन जो सेल होता है उसका जो शेप होता है वो उसके वर्क से डिटरमाइन होता है कि वो उसका कैसा शेप रहेगा। थस द शेप ऑफ सेल में बी वेरिएबल और फिक्स्ड। इसी कारण जो सेल का शेप होता है या तो वो बदलता रहेगा या फिक्स होगा। सेल में है डाइवर्स शेप सच एज पॉलीहाइड्रन, स्फेरिकल, स्पिंडल, इलॉन्गेटेड, ब्रांच्ड और डिस्क्वाइडल। तो इसमें पॉलीहाइड्रन मतलब 8 साइड, 12 साइड या 14 साइड हो उसे हम पॉलीहाइड्रन कह सकते हैं। स्फेरिकल यानी कि गोल हो उसे स्फेरिकल कह सकते हैं। और स्पिंडल शेप्ड यानी कि इस तरीके का शेप्ड हो, ऊपर नीचे छोर जैसा हो, उसे हम स्पिंडल कह सकते हैं। और इलॉन्गेटेड मतलब लंबा हो, उसे हम क्या कहते हैं, इलॉन्गेटेड सेल कह सकते हैं, जिसका एग्जांपल नर्व सेल है। और ब्रांच्ड, जो ब्रांच्ड से इस तरह निकला हो उसे हम ब्रांच सेल कह सकते हैं। इसका एग्जांपल दिया है क्रोमाटोपोर्स और पिगमेंट ऑफ सेल ऑफ स्किन। अब आखिरी आता है डिस्कोलाइडल। तो यहाँ पे डिस्कोलाइडल जब हम ये मान लीजिए एक गोल चीज़ लिए हैं, जैसे जेली लिए हैं, अगर हम उसको बीच में से दबाएंगे तो बीच में गड्ढा हो जाएगा और जो उसका राउंडेड शेप होगा वो थोड़ा फैल जाएगा। इसी को हम डिस्कोलाइडल कहते हैं। जो
हमारे ब्लड सेल्स में होता है, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स। अब अगला टॉपिक आता है सेल साइज। तो सेल साइज में पहला स्टेटमेंट दे रहा है द साइज ऑफ डिफरेंट सेल्स रेंजेस बिटवीन ब्रॉडर लिमिट। जो साइज होता है सेल का वो कोई उसका स्पेसिफिक लिमिट नहीं है। द साइज ऑफ सेल वेरीज फ्रॉम द वेरी स्मॉल सेल्स ऑफ द बैक्टीरिया, जैसे कि वो बहुत ही स्मॉल से बहुत ही लार्ज तक जो वेरी कर सकता है, जिसमें बैक्टीरिया का शेप है 0.2 माइक्रोमीटर टू 5 माइक्रोमीटर, और सबसे लार्जेस्ट एक जो है वो है 18 सेंटीमीटर जो ऑस्ट्रिच का है। अब अगला स्टेटमेंट इसमें दे रहा है सम नर्व सेल्स ऑफ ह्यूमन बीइंग हैव अ मीटर लॉन्ग टेल और एक्सॉन। जो सम नर्व सेल्स का ये जो एक नर्व सेल्स का डायग्राम हम यहाँ पे दिखा देते हैं। जैसे कि नर्व सेल्स का हम डायग्राम देखेंगे तो सबसे पहले उसके यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, उसके बाद यहाँ पे चेन लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे। इस चेन लाइक स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पे जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर निकले रहेंगे, और यहाँ न्यूक्लियस से ऊपर ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स निकले रहेंगे। तो ये जो चेन लाइक स्ट्रक्चर होगा उसे हम एक्सॉन कहेंगे, और ये जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर एक्सॉन के बाद होगा उसे हम टेल कहेंगे। इसको भी हम अगले आने वाले वीडियो में डिटेल से बताएंगे। तो अभी हम अगले स्टेटमेंट पे चलते हैं। तो अगला स्टेटमेंट कर रहा है द प्रोकैरियोटिक सेल आर लार्ज एंड यूजुअली रेंज बिटवीन 1 to 10 माइक्रोमीटर साइज। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो इतने 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर लार्ज होते हैं। साइज ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इज लार्जर देन अ टिपिकल सेल ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का साइज होता है वो अमूमन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के साइज से बड़ा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक ही सेल को सभी एक्टिविटी परफॉर्म्स करनी है, इसलिए उसका साइज थोड़ा बड़ा होता है। अब अगला टॉपिक आता है सेल वॉल्यूम। तो सेल वॉल्यूम में कोई भी जानवर हो, कितने बड़ा ही जानवर हो, मान लो हाथी हो और हम हैं, तो उसमें सेल वॉल्यूम में कोई डिफरेंस नहीं होगा। सेल जितने साइज का है उतना ही रहेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। तो इसके स्टेटमेंट को देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ सेल इज फेयरली कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर सेल टाइप एंड इज इंडिपेंडेंट टू द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। द वॉल्यूम ऑफ अ सेल इज फेयरली कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर सेल टाइप। जो एक मान लीजिए कि एक ह्यूमन बीइंग है, तो उसके जितने भी प्रकार के ह्यूमन बीइंग होंगे उसके लिए वो सेल टाइप पर्टिकुलर होगा, और इसी तरह अलग अलग के लिए हल्का हल्का अलग होगा। और अगला स्टेटमेंट इसमें दे रहा है द लार्ज साइज ऑफ एलिफेंट इज ड्यू टू द लार्जर नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन बॉडी। तो इसमें दे रहा है जो सेल होगा एलिफेंट में वो भले ही उसका नंबर हमसे ज़्यादा हो, लेकिन जो उसका सेल साइज होगा वो हमसे ज़्यादा नहीं होगा। अब इसमें अगला टॉपिक यही है सेल नंबर। तो सेल नंबर के पहले स्टेटमेंट को हम देखते हैं। तो सेल नंबर का पहला स्टेटमेंट हमें कह रहा है द नंबर ऑफ सेल्स इन मोस्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इज इंडिफिनाइट बट द नंबर ऑफ सेल्स में बी फिक्स्ड इन सम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें बोला है द नंबर ऑफ द सेल इज मोस्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इज इंडेफिनाइट। मतलब कि बहुत से ऐसे जीव हैं जिसमें नंबर ऑफ सेल्स को हम डेफिनाइट नहीं कर सकते हैं, इसे गिन नहीं सकते हैं। बट द नंबर ऑफ सेल्स में बी फिक्स्ड इन सम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। लेकिन जैसे कि कुछ से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें नंबर ऑफ सेल्स फिक्स होते हैं। जैसे कि ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग में 10 to the power 14 सेल्स होंगे, और ऐसे ही अदर ह्यूमन बीइंग में भी इतने ही सेल होंगे। अब इसमें दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है द नंबर ऑफ सेल इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स यूजली इज कोरिलेटेड विद द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। जो नंबर ऑफ सेल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम कह सकते हैं साइज ऑफ ऑर्गेनिजम से कोरिलेटेड है, क्योंकि अगर नंबर ऑफ सेल को हम बढ़ा देंगे तो जो उसका शेप होगा वो भी बढ़ जाएगा। थस स्मॉल साइज ऑर्गेनिजम्स हैज लेस नंबर ऑफ सेल्स
इन कंपेरिजन टू लार्ज साइज ऑर्गेनिजम्स। इसीलिए हम कहते हैं कि जो स्मॉल साइज ऑर्गेनिजम्स है उसके पास सेल नंबर कम होगा और लार्ज साइज ऑर्गेनिजम्स के पास सेल नंबर ज़्यादा होगा। अब अगला स्टेटमेंट कह रहा है इन ह्यूमन बींग्स द नंबर ऑफ द सेल इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 100 ट्रिलियन। मतलब जो ह्यूमन बींग में है उसमें सेल का नंबर लगभग 100 ट्रिलियन या फिर 10⁻14 है। अब अगला टॉपिक इसमें आता है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे द सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। तो सेल वॉल हम प्लांट सेल में डिस्कस करेंगे, अभी हम सेल मेम्ब्रेन डिस्कस करते हैं। इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यूनिट मेम्ब्रेन भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमें पहले देखना है नेचर एंड अकरेंस, मतलब ये कहाँ पाया जाता है और इसका नेचर क्या है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट इसमें कह रहा है मोस्ट सेलुलर ऑर्गेनेल्स सच एज माइक्रोकांडिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, गोल्गी apparatus, न्यूक्लियस एंड ERR इनक्लोज्ड बाय द यूनिट मेम्ब्रेन। तो इसका एक नया नाम भी है यूनिट मेम्ब्रेन, अभी हमने आपको बताया। तो जैसे कि अलग अलग तरीके के सेल ऑर्गेनेल्स हैं, माइक्रोकांडिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, ये सभी जो हैं इनक्लोज्ड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, या हम सेल मेम्ब्रेन या यूनिट मेम्ब्रेन कह सकते हैं। अब यहाँ पे हमें अगला स्टेटमेंट इसमें दे रहा है कि द सेल सरफेस मेम्ब्रेन आर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग ऑफ द ईच सेल। जो सेल का सरफेस होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, क्योंकि ये सेल का हर सेल में आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, इसीलिए जो सबसे बाहर का सरफेस होता है सेल का वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। अब इसमें थर्ड दे रहा है इट इज प्रेजेंट इन सेल ऑफ द प्लांट सेल, एनिमल सेल एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये प्लांट सेल, एनिमल सेल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होता है। अब इसमें हम अगला टॉपिक देखते हैं स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में हमें पहला स्टेटमेंट दे रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ लिविंग थिन डेलिकेटेड इलास्टिक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब इसको हम सिंपल वर्ड में ये समझे तो थिन मतलब पतला, डेलिकेटेड मतलब जो है मजबूत, और इलास्टिक मतलब खिंचावदार, और सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब किसी को परमिट देने वाला, इसी ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अब इसमें अगला स्टेटमेंट दे रहा है इट इज़ अबाउट 7 नैनोमीटर थिक अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, दिस मेमरली अपीयर्स इज अ सिंगल सेल। मतलब कि इसका जो थिकनेस है वो 7 नैनोमीटर है। अगर हम इसे जो देखें, अगर लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर भी देखें तो ये जैसे कि एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, इससे भी पतला दिखेगा। तो अब हम इसके अगले स्टेटमेंट पे देते हैं। तो अगला स्टेटमेंट है फ्लूइड आइस बग्स फ्लोटिंग इन द सी ऑफ लिपिड्स। तो इसको हम डायग्राम से समझेंगे। तो यहाँ पे एक हम स्टेटमेंट देख लेते हैं कि जो ये लिपिड है इसको हम ऊपर जो इसका हेड है इसे हम लिपिड कहते हैं, और जो नीचे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम फॉस्फेट कहते हैं। तो यहाँ पे मिल जाएगा फॉस्फोलिपिड, तो इसे हम फॉस्फोलिपिड भी कहते हैं और लिपिड्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायग्राम देखते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डायग्राम में यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो लेयर है ये लिपिड्स की लेयर है, और यहाँ दोनों साइड है, ये बाई लेयर इसको कह सकते हैं। ये बाई लेयर है, ऊपर भी है और नीचे भी है, इसीलिए हम इसे बाई लेयर कहते हैं। और ये जो आप लाल लाल देख रहे हैं ये प्रोटीन आइस बग्स हैं। आइस बग्स के आकार के हैं, इसीलिए इसे प्रोटीन आइस बग्स कहा जाता है। और ये जो लिपिड्स हैं ये इतने लार्ज अमाउंट में है कि ये लगता है कि ये एक सी है, इसीलिए यहाँ पे एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है जो अभी हम पढ़ेंगे, उसमें कहा गया है सिंजर और निकोलसन के द्वारा कि लिपिड्स के सी में प्रोटीन आइस बग्स तैर रहे हैं। तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन का ये जो आउटसाइड ऑफ सेल और इनसाइड ऑफ सेल है, तो यहाँ पे दोनों तरफ लिपिड रहेगा, और ये जो लिपिड है ये
एब्जॉर्बेशन का काम करता है। जैसे हम हीट करेंगे तो ये स्किन पे रहता है, तो ये एब्जॉर्बेशन का काम करता है कि ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, और ये लिपिड बाइलेयर होता है। तो चलिए अब हम अपने स्टेटमेंट पे चलते हैं, जहाँ पे है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो यहाँ पे हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पे आ जाते हैं। तो इसमें पहला स्टेटमेंट दे रहा है, इन 1972 सिंजर एंड निकलसन सजेस्ट अ मॉडल कॉल्ड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल टू एक्सप्लेन द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एनी अदर मेम्ब्रेन ऑफ सेल। तो ये इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है, लेकिन इसका एक छोटा सा अर्थ ये है कि किसी भी प्रकार के मेम्ब्रेन को समझने के लिए 1972 में सिंजर और निकोलसन ने एक मॉडल सजेस्ट किया, जिसे हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। अब इसमें अगला स्टेटमेंट दे रहा है, द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द मेम्ब्रेन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ नंबर ऑफ प्रोटीन आइसबर्ग्स फ्लोटिंग इन द सी ऑफ लिपिड्स। इसी में उन्होंने डिस्क्राइब करने के लिए एक स्टेटमेंट हमें दे दिया, नंबर ऑफ प्रोटीन आइसबर्ग्स फ्लोटिंग इन द सी ऑफ लिपिड्स। इसे अभी हमने डायग्राम के जरिए देख लिया। अब इसमें अगला स्टेटमेंट में दे रहा है, अकॉर्डिंग टू देम प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। तो फॉस्फोलिपिड से कि इसका दूसरा नाम है, और बाइलेयर मतलब ये 2 लेयर से बनी हुई होती है। अभी डायग्राम में हमने देखा कि इसके इनर साइड भी लिपिड्स का लेयर होता है और अपर साइड भी लिपिड्स का लेयर होता है। अब अगला स्टेटमेंट दे रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिट द इंटर एंड एग्जिस्ट ऑफ सम मटेरियल्स इन सेल। जो इंटर और एग्जिस्ट है सेल में आने जाने का, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही संभालता है। ये कुछ ही सब्सटेंस को आने जाने का परमिट देता है। अब इसमें अगला स्टेटमेंट दे रहा है, देयरफॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसी कारण इसे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है, क्योंकि ये कुछ ही सब्सटेंस को अपने से पास होने का परमिट देता है। अब इसमें अगले स्टेटमेंट में कह रहा है, सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंश्योर दैट। इसमें 3 दिया है कि ये क्या इंश्योर करता है, इसका सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी ये क्या इंश्योर करता है। तो पहला स्टेटमेंट हम देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट में दिया है, यूजफुल मॉलिक्यूल्स इंटर इन द सेल। जो मॉलिक्यूल्स यूजफुल हों, सेल को हार्म न करें, जो सेल के काम के हों, ऐसे नहीं कि काम के नहीं, हार्म भी नहीं कर रहे हैं और काम के भी नहीं हैं, उसको अंदर ले, जो हार्म भी ना करें और काम के हों उसे ही अंदर लेता है। अब दूसरा इंश्योर कर रहा है, द मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स रिमेन्स विद द सेल। जो मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट से हम यहाँ क्या समझते हैं, जो इसमें रिएक्शन होने के बाद एनर्जी बचती है उसको कंटेन करके सेल के अंदर ही रखता है। सेक्रेशन एंड वेस्टेज लीव द सेल। जो सेक्रेशन निकलता है या वेस्ट निकलता है उसे सेल से बाहर ये निकालता है, या सेल के अंदर कोई भी खराब चीज़ नहीं रहने देता है। अब यहाँ फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें जो इसके फंक्शन है उसको एक नाम दे दिया गया है। जैसे यहाँ पहला नाम आ रहा है हमारे सामने, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन में क्या स्टेटमेंट है, डिफ्यूजन में ये कह रहा है, सम सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स आयंस। जो सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके पास आयंस होते हैं। ये हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी हम देखते हैं, सब सब्सटेंस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, O2, H2O यानी कि वाटर, कैन मूव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, वाटर है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अक्रॉस यानी आती जाती है, वो जिस प्रोसेस से आती जाती है उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। अब यहाँ पे अगला स्टेटमेंट दे रहा है, ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस से हम क्या समझते हैं, तो ऑस्मोसिस हमें बताता है कि द स्पॉन्टेनियल मूवमेंट ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। जो वाटर का आना जाना होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर थ्रू अ रीजन
of higher water concentration through a semi permeable membrane to region of low water concentration। मतलब कि सेल के बाहर मान लीजिए अधिक वाटर है और सेल के अंदर कम वाटर है, तो बाहर से सेल के अंदर वाटर आएगा, और बाहर कम वाटर है सेल के अंदर अधिक वाटर है तो सेल के अंदर से बाहर वाटर जाएगा। इसे ऑस्मोसिस कहते हैं। तो ऑस्मोसिस में हमारे पास 3 कंडीशंस आती हैं, जिसमें पहला कंडीशन है हाइपरटोनिक कंडीशन। तो हाइपरटोनिक कंडीशन मतलब वाटर गिव। तो वाटर गिव से हम ये समझते हैं कि सेल के अंदर मान लीजिए अधिक वाटर है और सेल की जो बाहर का एरिया है उसमें कम वाटर है, तो सेल बाहर वाटर दे देगा, जिसे हम हाइपरटोनिक कंडीशन कहते हैं। और आइसोटोनिक कंडीशन मतलब जो स्टेबल है, ना बाहर वाटर कम है ना अंदर वाटर कम है, ना बाहर वाटर ज़्यादा है ना अंदर वाटर ज़्यादा है, जिसे किसी को सेल को देना है ना लेना है, इसे हम आइसोटोनिक कंडीशन कहते हैं। अब इसमें आखिरी कंडीशन आता है हाइपोटोनिक कंडीशन, जिसमें वाटर गेन करता है, जिसमें सेल के अंदर कम वाटर होता है और सेल के बाहर ज़्यादा वाटर होता है, इसे हम हाइपोटोनिक कंडीशन कहते हैं, जिसमें सेल वाटर बाहर से अंदर आता है। अब यहाँ हम एक सेल का डायग्राम देख लेते हैं, जिस ऑर्गेनेल के बारे में हम अगले आने वाले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे दे रहा है कि DNA, तो सबसे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस के अंदर होगा हम उसे DNA कहेंगे, और ये हमारा न्यूक्लियस है, और यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। यहाँ हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप जान जाएं कि ये कहाँ है, वैसे तो हम डायग्राम से अगले वीडियो में भी बताएंगे। और ये लाइसोसोम, ये जो बिंदु लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है वो राइबोसोम, ये गोल्गी अपरेटस, ये माइक्रोकांडिया है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे एक प्लाज्मा एनवेलप आपको बता देते हैं। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये जो पीला कलर का है, यहाँ पे जो पीले कलर का सरफेस दिख रहा है उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकते हैं। मान लीजिए ये यहाँ पे एक मेम्ब्रेन एग्जिस्ट कर रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यहाँ पे एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसके बीच का जो ये पीला सरफेस है उसे हम प्लाज्मा एनवलप कहते हैं। इसको भी हम देखेंगे। और यहाँ पे कुछ और ऑर्गेनेल्स दिए गए हैं, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, ये एक सरफेस है जिस पे सभी ऑर्गेनेल आते हैं। तो यहाँ पे हमारे ऑर्गेनेल हो जाते हैं, जिसे हम अगले वीडियो में बहुत ही अच्छे से देखेंगे। तो अगर आपको ये जो नोट्स है इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस PDF का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।